देखो तो ये हेल डाला हुआ है, यहाँ से टाइप किया ये पहले आगे वाली लाइन को भर लें, जो खाली रहेगी आगे वाली लाइन भर लो पहले। वीरू, जो एक लाइन खाली रहेगी पहले इसको भरवा दो। उसको रखो, उसको रखो, कोई नहीं। बोलो। नहीं चल रहा था। इस पे डाल जो हम इस समय रात की 1 बजे आप हमारे मन की बात निरंतर सेमिनार नॉट आउट 100 में आप सभी बुलाए, इसलिए हम सभी का एक बार भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं हमारे इस सेशन के की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, इसे भाई साहब श्री करण जी प्रजापति से निवेदन करूंगा आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद भाई साहब। जो आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं भाई साहब चेतन जी भार्गव, भाई साहब से निवेदन करूंगा आप भी बताएं तो अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद भाई साहब। आप सभी के बीच में मैं हमारे दोनों ही अतिथिगणों का परिचय कराना चाहूंगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं ऐसे श्री करण जी प्रजापति भाई साहब, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भोपाल में चौक मंडल के युवा मोर्चा की अध्यक्षता करते हैं। और हमारे जो मुख्य वक्ता है भाई साहब चेतन जी भार्गव,
भाई साहब पूर्व में संघ के मध्य भारत प्रांत के बारे में रहे हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं। भाई साहब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और इस समय उत्तर विधानसभा के प्रभारी के दायित्व में काम कर रहे हैं। इसके बाद में भाई साहब के स्वागत के हमारे जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, भाई साहब उनके स्वागत के लिए मैं मेरे साथी वीरू जी दत्तर से निवेदन करूंगा और अध्यक्ष जी को बेंच बनाकर वो पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत करें। बेंच बनाकर माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद में हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चेतन जी वैसा से निवेदन करूंगा कि जो आज के हमारे मुख्य वक्ता है चेतन जी वैसा, उनका भी आप बेंच और पुस्तक देकर स्वागत करें। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि निरंतर इस कार्यक्रम में हम मन की बात के जो लगभग जो पूरे 100 एपिसोड पूर्ण हो चुके हैं, इन्हीं के हर इसे हमने एक चैप्टर वाइज डिवाइड किया है, जो कि हम अभी तक 17 चैप्टर हमारे पूर्ण हो चुके हैं। इसके पश्चात हम 18वें चैप्टर पर कार्य करेंगे। क्लिक करिए इस समय। इसके बाद हम इस मंच को विशेष रूप से 5 स्किल को ध्यान से देखिए, आपके साथ, परीक्षार्थियों के साथ और उनके शिक्षकों के साथ बातें करना चाहता हूं। जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे बताया गया है, उसमें से भी कुछ बातें बताऊंगा। कुछ मुझे जो लगता है वो भी जोड़ूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन विद्यार्थियों को एग्जाम देनी है उनके लिए मेरी 25-30 मिनट बहुत उपयोगी होगी, ऐसा मेरा मत है। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं कुछ कहूं उसके पहले आज की मन की बात का ओपनिंग हम विश्व के वेल नोन ओपनर के साथ क्यों न करें। जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को पाने में कौन सी चीजें उनको काम आई, उनके अनुभव आपको जरूर काम आएंगे। भारत के युवाओं को जिनके प्रति नाज है, ऐसे भारत रत्न श्रीमान सचिन तेंदुलकर, उन्होंने जो मैसेज भेजा है वहां मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि एग्जाम्स कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। आप में से कई लोग टेंस भी रहेंगे। मेरा एक ही मैसेज है आपको कि आपसे एक्सपेक्टेशंस आपके माता पिता करेंगे, कि टीचर्स करेंगे, आपके बाकी के फैमिली मेंबर्स करेंगे, दोस्त करेंगे। जहां भी जाओगे सब पूछेंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कितने परसेंट आपका स्कोर करोगे। यही कहना चाहूंगा मैं कि आप खुद अपने लिए कुछ टारगेट सेट कीजिएगा, किसी और के एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में मत आइएगा। आप मेहनत जरूर कीजिएगा, मगर एक रियलिस्टिक अचीवेबल टारगेट खुद के लिए सेट कीजिए और वो टारगेट अचीव करने के लिए कोशिश करें। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मेरे से भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते थे। पिछले 24 साल में कई सारे कठिन मोमेंट्स आए और कई बार अच्छे मोमेंट्स आए, मगर लोगों के
एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहते थे और वो बढ़ते ही गए, जैसे समय बीतता गया एक्सपेक्टेशन भी बढ़ते ही गए। तो इसके लिए मुझे एक सोल्यूशन फाइंड करना बहुत जरूरी था। तो मैंने यही सोचा कि मैं मेरे खुद के एक्सपेक्टेशंस रखूंगा और खुद के टारगेट सेट करूंगा। अगर वो मेरे खुद के टारगेट्स में सेट कर रहा हूँ और वो अचीव कर पा रहा हूँ तो मैं जरूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज देश के लिए कर पा रहा हूँ। और वही टारगेट्स में हमेशा अचीव करने की कोशिश करता था। मेरा फोकस रहता था बॉल पे और टारगेट्स थोड़ी अचीव होते थे। मैं आपको यही कहूंगा कि आपकी सोच पॉजिटिव होनी बहुत जरूरी है। पॉजिटिव सोच को पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉलो करेंगे, तो आप पॉजिटिव जरूर रहिएगा और ऊपर वाला आपको जरूर अच्छे रिजल्ट्स दे, इसकी पूरी उम्मीद है। और आपको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूंगा एग्जाम्स के लिए। एक टेंशन फ्री जाके पेपर लिखिए और अच्छे रिजल्ट्स पाइए। गुड लक। धन्यवाद दोस्तों। मैं टेक्निकल काम में धन्यवाद देना चाहूंगा जो निरंतर हमारे मार्गदर्शन पर तुरंत हमें सहयोग प्रदान करती है। इसके बाद में आज के जो हमारे मुख्य वक्ता है चेतन जी वजह से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपना वक्तव्य हम सभी को प्रदान करें। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। आज हम सभी मन की बात के इस मैराथन सेमिनार नॉट आउट 100 के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम को कराने वाली संस्था का बहुत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो आपने इस प्रकार का कार्यक्रम भोपाल के अंदर आयोजित किया। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भोपाल शहर के अंदर अभी तक इस प्रकार का कार्यक्रम जो कि लगातार 100 घंटे चलने वाला है, आज 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसके अंदर 100 घंटे, 100 वक्ता और 100 संकल्प, ये थीम इस कार्यक्रम की पूरी रहने वाली है। तो नरेंद्र मोदी जी 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद जनता से, बच्चों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, समाज सेवियों से, धर्म प्रेमियों से, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, सबसे जुड़ने के लिए उन्होंने इस मन की बात का कार्यक्रम रखने का लक्ष्य दिया। तो आज मैं जो विषय रखने वाला हूं, ये जो एपिसोड 18वां एपिसोड, जो कि 27 मार्च को सन 2016 को नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है और वही सूरमय जग में जो अपनी राह बनाता है। या तो हम अपने पदचिन्ह बनाएं कि लोग हमारे पदचिन्हों पर चले, नहीं तो हम महापुरुषों के पदचिन्हों पर चले और देश का गौरव, मान सम्मान बढ़ाएं। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये काम करके दिखाया। 2016 के अंदर जब मन की बात चल रही थी, उस समय T20 वर्ल्ड कप चल रहा था। भारत ने 2 मैच जीते भी थे और जिस दिन मन की बात थी उस दिन ऑस्ट्रेलिया से भारत का मैच था। ये विषय में रहा और 2017 में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप भी भारत के अंदर होने वाला था। मोदी जी ने कहा कि हमारी जो भारत की टीम है, मुझे संकोच हो रहा है बताते हुए और बड़ा बुरा लग रहा है कि हमारी फुटबॉल की टीम अभी बहुत पीछे है। लेकिन एक वर्ष के समय के अंदर हम पूरे भारत के अंदर जगह जगह, गली गली, मोहल्लों के अंदर फुटबॉल की टीम विकसित करें। हमारे सभी युवा, हमारे बच्चे
फुटबॉल खेले और ऐसा माहौल बना दे पूरा पसीना बहाकर कि भारत भी एक दिन ऐसा समय आना चाहिए कि वर्ल्ड कप के अंदर जो टीमें खेलती हैं भारत का भी नंबर इस फीफा वर्ल्ड कप के अंदर लगना चाहिए। जो वर्ल्ड कप 4 साल के अंदर होता है फुटबॉल का, भारत की टीम भी इस फुटबॉल के वर्ल्ड कप को खेले। क्रिकेट के अंदर तो हमारी टीम आगे है, हॉकी के अंदर हमारी टीम आगे, कबड्डी के अंदर टीम आगे है, लेकिन सबसे ज्यादा जो खेल खेला जाने वाला खेल है फुटबॉल है। करोड़ों लोग उस फुटबॉल के खेल को देखते हैं। क्रिकेट की टीम तो 14-15 है पूरे विश्व के अंदर, लेकिन फुटबॉल की 80 से अधिक टीमें हैं। तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हमारे भारत के अंदर होने वाला था 2017 के अंदर। उस विषय पर भी चर्चा भाई नरेंद्र मोदी जी ने की। उनका एक विषय आता है उस मन की बात में, गर्मी की छुट्टी आती है। गर्मी की छुट्टी हम लोग पहले बचपन में, आज भी कई लोग बिताते होंगे। अब नाना नानी के घर जाते थे, 1 दिन 2 दिन नहीं, 1-1 महीने छुट्टी हमने बिताई होगी। मैं भी जब छोटा था, इंदौर में मेरे नाना नानी रहते हैं, हम भी 1-1 महीने के लिए जाते थे नाना नानी के घर, होते थे, एक अलग आनंद आता था। लेकिन छुट्टी के अंदर पर्यटन की बात, घूमना फिरना, ये बात मोदी जी ने कही और वो कहते थे आप छुट्टी मनाने जाते हैं जगह जगह तो कुछ फोटो अपलोड करो। तो लोगों ने ऐसे ऐसे फोटो अपलोड करके भेजे जो बड़े बड़े फोटोग्राफर भी ऐसे फोटो नहीं खींच पाए होंगे जो नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने, बच्चों ने, युवाओं ने फोटो वहां पर भेजे। उन्होंने कहा भ्रमण करने से, घूमने से, फिरने से हमारा मन तो प्रसन्न होता है, लेकिन कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम देखते हैं, हम वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, भुवनेश्वर जाते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर देखते हैं। तो भ्रमण के साथ साथ हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। खान पान, रहन सहन उस राज्य का, उस जिले का हमको पता लगता है। इसलिए मोदी जी कहते थे भ्रमण करना बहुत जरूरी है। जब मोदी जी आपकी उम्र में थे, हमारी उम्र में थे, तो मोदी जी ने भारत का कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा जो घूमा ना हो। पूरे देश का भ्रमण नरेंद्र मोदी जी ने कर लिया। और आज हम देखते हैं कितने बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, कितनी जानकारी मोदी जी के पास रहती है, क्योंकि उन्होंने भ्रमण किया, देश को घूमा है, देश को जाना है, देश को पहचाना है। इसलिए भ्रमण करने से, जगह जगह घूमने से बहुत नॉलेज बढ़ता है, हमारा बुद्धि, विवेक सभी जागृत होता है। तो हर जिले को घूमने वाले नरेंद्र मोदी जी थे। अगली बात उन्होंने कही, नागपुर के अंदर जो कोल इंडिया है, उस कोल इंडिया को टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया वहां के लोगों ने। अब लोग सोचेंगे कोयले में जाना, कोयले में हाथ काले करना, लेकिन नागपुर का जो सामने इलाका है वहां पर ऐसा टूरिज्म बना दिया कि लोग घूमने फिरने आने लगे, वहां पर देखने लगे उस क्षेत्र को। ऐसा हमारे भारत के अंदर हुआ। स्वच्छता में योगदान, नागपुर के अंदर टूरिज्म पैलेस को बढ़ावा देना, छुट्टियों का सदुपयोग करना, ये नरेंद्र मोदी जी ने बात करी। मोदी जी ने कहा गर्मी की छुट्टी आती है, गर्मी की छुट्टी में अपने 1 महीने 2 महीने का सदुपयोग करना सीखें। जो हमको नहीं आता वो करना सीखें। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तैरना नहीं आता, तो हम लक्ष्य बना सकते हैं कि गर्मी की 1 महीने की छुट्टी में मैं तैरना सीखूंगा। कई लोग ऐसे जिनको साइकिल चलाना नहीं आती, मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती, कार चलाना नहीं आती, हमारा लक्ष्य रहेगा हम इस गर्मी की छुट्टी में कार चलाना सीखेंगे, 4 व्हीलर सीखेंगे, मोटरसाइकिल चलाना सीखेंगे, हम पेंटिंग करना सीखेंगे। हमारी अंग्रेजी कमजोर है, हमारी गणित कमजोर है, उसकी हम कोचिंग करेंगे, उसके अंदर हम निष्णात बनेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे, स्पेशलिस्ट बनेंगे। ये गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग करने की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही। तैरना है, साइकिल चलाना है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कंप्यूटर की हम लोग जानकारी ले सकते हैं, कंप्यूटर चलाना सीख सकते हैं, टाइपिंग सीख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातों की चर्चा नरेंद्र मोदी ने उस विषय में करी। एक बच्चे से उन्होंने फोन पे बात करी, उसका नाम था अभी चतुर्वेदी। अभी चतुर्वेदी जी ने मोदी जी को फोन लगाया। मोदी जी ने कहा मोदी जी मैंने आपकी मन की बात सुनी थी और आपने मन की बात में कहा था कि गर्मी की छुट्टियों में, गर्मियों के अंदर पक्षी बेहाल हो जाते, पानी को पीने को नहीं मिलता, इसलिए पानी मिट्टी के बर्तनों में रखकर अपनी घरों की छत पर रखें
और पक्षियों को पानी पिलाया। तो छोटे से बच्चे ने मोदी जी की बात का पालन किया, उसने मिट्टी के बर्तन में अपनी छत पर पानी भरा, उसने देखा और साल भर उसने काम किया, गर्मी नहीं पूरे साल भर किया। तो उसके छोटे छोटे पक्षी हैं, चिड़िया है, वो सबसे उसकी दोस्ती हो गई। नरेंद्र मोदी जी ने उसको धन्यवाद दिया। एक छोटे से बच्चे ने नरेंद्र मोदी जी की बात मानी और उसने कहा, नरेंद्र मोदी जी ये पक्षियों वाली बात, मिट्टी वाली बात, बर्तन वाली बात, इस विषय को एक बार आप फिर से अपने मन की बात में रखें, ताकि और मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चे इन सब बातों का अनुसरण कर सके। मैसूर की एक बहन थी शिल्पा कोके। शिल्पा कोके ने मोदी जी को बताया कि मोदी जी, हमने देखा कि गर्मियों में हमारे घर के बाहर बहुत सारे फेरी वाले निकलते हैं, सब्जी वाले निकलते हैं, सामान बेचने वाले निकलते हैं, पोस्टमैन आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो मैंने लक्ष्य लिया, निर्णय किया, इन सबको मैं पानी पिलाऊंगी और ठंडा पानी पिलाऊंगी। और मैंने ठंडा पानी पिलाया, इतना अच्छा लगा। एक पोस्टमैन हमारे आते थे, डाकिया आते थे, उनको हम पानी पिलाते थे, वो हमको बहुत धन्यवाद देकर जाते थे। तो ऐसे भी लोग हैं जो समाज सेवा का संकल्प भारत के अंदर लेकर चल रहा है। मोदी जी ने मन की बात में 18वें एपिसोड में कहा कि हमारे भारत के अंदर किसानों के लिए एक किसान सुविधा ऐप हमने डाउनलोड किया। उस किसान सुविधा डाउनलोड करने के बाद जो मौसम की जानकारी है, कृषि संबंधी जानकारी है, ये पूरी जानकारी किसानों को उससे मिलती गई। कौन सा फसल बिक रही है, किसका क्या भाव है, किसका क्या दाम है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, एक बटन तो ऐसा था उस किसान ऐप के अंदर, बटन दबाया तो वैज्ञानिकों से बात होने लगती थी, कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा कर सकते थे खेती किसानी के संबंध में। ये श्रेणी 18वें एपिसोड में मोदी जी ने सबके सामने रखा। पानी बचाने के लिए, पानी संचय करने के लिए भारत के अंदर 5 लाख खेतों के अंदर तालाब खोदे गए ताकि पानी का संचय हो, खेती का हमारा रकबा बढ़ना चाहिए। यह चर्चा भी मोदी जी ने उस मन की बात में कही। उन्होंने कहा किसानों से जो अधिक फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहा है किसान, उससे हमारी जमीन बंजर होती जा रही है। अधिक रासायनिक खेती करने से, अधिक रासायनिक खाद छिड़कने से हमारी जमीन बेकार होती जा रही है। तो उन्होंने किसानों से कहा जैविक खेती भी करना सीखे, फसलें हमारी खराब हो रही फसलों को हम सुधारना सीखे। इस पे चर्चा भी नरेंद्र मोदी जी ने करी। वर्ल्ड हेल्थ डे के विषय में उन्होंने चर्चा करी, उस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे भी था। तो मोदी जी ने कहा इस समय भारत के अंदर टीबी की बीमारी और डायबिटीज की बीमारी बढ़ती जा रही है। भारत में 2014 में 6.5 करोड़ मरीज शुगर की बीमारी, डायबिटीज, मधुमेह की बीमारी के लोग भारत के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने घूमना फिरना छोड़ दिया, हमने साइकिल चलाना छोड़ दिया, हमने वर्जिश करना छोड़ दी, हमने व्यायाम करना छोड़ दिया, हमने दौड़ लगाना छोड़ दी, तो उनको शुगर की बीमारी होने लगी। भारत में 2014 में 6.5 करोड़ लोगों को शुगर हो गई। तो शुगर बहुत बड़ी बीमारी और शुगर सब बीमारियों को जन्म देती है। आपको शुगर होगी तो आपको डायबिटीज भी होने लगेगी, हार्ट अटैक भी हो सकता है, पैरालिसिस अटैक भी आ सकता है, आपकी किडनी भी फेल हो सकती है, कई प्रकार की बीमारी होती है शुगर मरीज को। तो मोदी जी ने कहा शुगर को खत्म करना है तो दौड़ लगाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। देखो शुगर की बीमारी शक्कर खाने से नहीं होती, शुगर की बीमारी होती कुछ ना करने से। आप खूब शक्कर खाइए लेकिन आप दौड़ लगाएंगे नहीं, व्यायाम करेंगे नहीं, वर्जिश करेंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, तो आपको शुगर होगी। तो हमारा जो पेनक्रियास की जो क्रिया होती है वो बंद होने लगती है, डैमेज होने लगती है, शुगर होने लगती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लोगों को लगने लगते हैं। और शुगर के कारण आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, आपकी किडनी भी फेल हो सकती है, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, आपकी शुगर लो हो गई तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मोदी जी ने कहा देश को बचाना है, यदि देश को सुरक्षित रखना है तो हमको सुरक्षित होना पड़ेगा। स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन निवास करता है, इसलिए हम सभी को यदि स्वस्थ रहना तो देश स्वस्थ रहेगा। हमारे देश के लोग अस्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? हमारे देश के लोग सिर्फ बीमार हो जाएंगे, डायबिटिक हो जाएंगे, तो अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे वैज्ञानिक हमको कहां से मिलेंगे? यदि अच्छे वैज्ञानिक चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, बुद्धिजीवी चाहिए, तो ये सब प्रकार की बीमारियों को हमको खत्म करना पड़ेगा, नेस्तो नाबूद करना पड़ेगा। तो ये कब होगा?
हेल्थ इज वेल्थ, शरीर है तो सब कुछ है। हमारा शरीर कब सुरक्षित रहेगा, व्यायाम करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देश तरक्की करेगा। ये बात भी नरेंद्र मोदी जी ने उस 18वें एपिसोड में कही। भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के विषय में उन्होंने बताया, बहुत सारे कार्यक्रम उस समय चल रहे थे अम्बेडकर जयंती जी के। भीमराव जी के विक्रम संवत भी आने वाला था, हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा की भी चर्चा उस 18वें एपिसोड में नरेंद्र मोदी जी ने कही। तो हम सभी भारतवासी हैं, हम सभी गांव-गांव से रहने आए हैं, छात्रावास के अंदर, हॉस्टल के अंदर पढ़ रहे हैं हम सभी विद्यार्थी। हमारा देश आगे बढ़े, हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, उसकी चिंता हम लोगों को करना पड़ेगा। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख जले, हर शाम को लेकर ढलता है। इस दिल में हजारों मौजे हैं, तूफान उठाकर मानेंगे। और हमारे छात्रावास के बच्चे ऐसे दीवाने हैं, इस देश को परम वैभव के शिखर पर ही ले जाकर मानेंगे। हमारा देश परम वैभव के शिखर पर पहुंचेगा। आप जैसे युवा लोग जब आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं, ये विद्यार्थी युवा मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। आप जैसे विद्यार्थी युवा मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। आप जैसे युवा विद्यार्थी सशक्ते हैं तो आसमान सशक जाते हैं। ये जमाने इन विद्यार्थियों और युवाओं को बदलने की कोशिश मत करना, ये बदलते हैं तो देश के इतिहास बदल जाते हैं। देश के इतिहास को बदलने वाले आप सभी युवा यहाँ पर बैठे हैं, तो देश की आप शान है, देश की मान है, देश की आन है। भारत माता आपको पुकार रही है। आज भारत को आप जैसे विद्यार्थियों की, युवाओं की आवश्यकता है। चले बेटी यही तो मंत्र है अपना, नहीं थकना, नहीं झुकना, सतत चलना, सतत चलना। कदम से कदम मिलाकर हमको चलना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। संगत शब्दम संपदम संभव मानसी जानतम देवा वागम यथा पूर्व संजय नाना उपासते। हम एक साथ चलेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ बोलेंगे, एक साथ भोजन करेंगे, तभी अपने भाग्य को हम सब लोग प्राप्त कर पाएंगे। हमारा भाग्य हमको प्राप्त करना है तो हम सभी को एक साथ चलना पड़ेगा, एक स्वर में बोलना पड़ेगा, तभी हमारा भारत, हमारा देश, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। भाइयों, आज दुकानें सब हटवा दो, यहां से काले धंधों की, दाल न हरगिज गलने देना उस स्वार्थ के अंधों की। उनसे धरती है आजादी के बंदों की, और भगत सिंह के इस भारत में जगह नहीं जयचंदों की। यहाँ दोस्तों काम नहीं चलेगा केवल जय जयकारों से, और अपने घर में बच के रहना घर में छिपे हुए गद्दारों से। हमारे देश में गद्दार होने वाले, उन गद्दारों को भारत से बाहर निकालना पड़ेगा। भाइयों, हमारा देश महान बनेगा, लेकिन जगह जगह बोर्ड लगाने से देश महान नहीं बनने वाला। हमने बोर्ड तो लगा दिए, मेरा भारत महान, और 100 में से 99 बेईमान। तो भारत, ये बोर्ड लगाने से भारत महान नहीं बनेगा। भाइयों, जब तक एक एक व्यक्ति भारत का महानता के शिखर को नहीं छुएगा, तब तक हमारा भारत महान नहीं बन सकता। जहां सुरक्षा करनी चाहे जिसको कर दे अंधा, और पुलिस के थाने ऐसे बन गए जैसे पड्डों का हो धंधा। मुठभेड़ों के नाम पर हत्या होती है निर्दोषों की, चौराहे पर मर्यादा है ठोकर में मदहोशों की। जहां बदियों की बाहों में अवला किया है गम है, गांधी की नैतिकता वाली आंखों के आगे तम है। वो गांधी के सपनों का भारत कातिल है, हत्यारा है, और फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। जब वहां पर एक एक विद्यार्थी, एक एक देश का नौजवान, बच्चा, युवा, बुजुर्ग, माता, बहनें महानता के शिखर को जब तक नहीं छूएंगे, तब तक हमारा भाइयों देश महान नहीं बन सकता। और देश को महान बनाने के लिए आप जैसे महान लोगों को आगे आना पड़ेगा। आज भारत माता हमको पुकार रही है, आज देश हमको पुकार रहा है। भाइयों, युवा साथियों, आप अपने पिताजी का नाम जानते हैं, दादाजी का नाम जानते हैं, दादाजी के दादाजी के दादाजी का कोई नाम जानता है? नहीं जानता। आप भगत सिंह, सुखदेव का जानते हैं,
7 पीढ़ियों के नाम नहीं जानते होंगे आप लोग। हमारी 7 पीढ़ियों वाले पहले पिताजी की पिताजी की पिताजी की पिताजी की पिताजी की पिताजी का नाम क्या था, लेकिन हम भगत सिंह को जानते, सुखदेव को जानते, राजगुरु को जानते, मदन लाल ढींगरा को जानते, झांसी की रानी को जानते, महाराणा प्रताप को जानते, शिवाजी महाराज को जानते, मंगल पांडे को जानते, अमर सिंह राठौर को जानते, महात्मा गांधी को जानते, भीमराव अंबेडकर जी को जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते, सुभाष चंद्र बोस को जानते, रानी अहिल्याबाई को जानते, रानी अवंतीबाई को जानते, रानी चेन्नम्मा को जानते हैं आप, रानी दुर्गावती को जानते हैं, राजा भोज को जानते हैं, रानी कमलापति को जानते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को नहीं जानते, अपने खानदान के लोगों नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा इस देश के लिए कुछ करके जाते तो आज उनका नाम इस मंच से लिया जा रहा होता। आज सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी दफ्तर के अंदर, कलेक्टर ऑफिस के अंदर, एसपी ऑफिस के अंदर, दिल्ली की संसद भवन के अंदर, मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर आपके दादा परदादा जी के फोटो लगे होते, लोगों ने क्रांतिकारी करे होते, उनकी जयंती मन नहीं होती, उनकी पुण्यतिथि मन नहीं होती, वो देश के लिए कुछ करके जाते तो आज उनका नाम होता। अरे वो कुछ करके नहीं गए, लेकिन आप कुछ देश के लिए करके जाओ ताकि भविष्य के अंदर आने वाली पीढ़ी, आपके जो वंशज होंगे वो आपका नाम जाने, आपको पहचाने कि इन्होंने देश के लिए कुछ किया, धर्म के लिए कुछ किया, राष्ट्र के लिए कुछ किया। भाइयों, व्यक्ति का जन्म होता है सोमवार को, व्यक्ति मंगलवार को थोड़ा बड़ा हो जाता है, बुधवार को स्कूल जाने वाला लगता है, युवा हो जाता है, गुरुवार को शादी हो जाती है, शुक्रवार को उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं, शनिवार को बूढ़ा हो जाता है और रविवार को उसकी राम नाम सत्य हो जाती है। ऐसे राम नाम सत्य हम सबकी होने वाली है 7 दिन के अंदर। इसलिए विचार करो, वन लाइफ वन मिशन। भगवान ने एक जीवन आपको दिया है, भगवान ने एक जीवन आपको दिया है, इस जीवन में आपको क्या करना है। हमारा जीवन कोई कुत्ते बिल्ली की तरह खत्म नहीं हो जाएगा, कुत्ते बिल्ली की तरह पैदा होगा मरगा। देश के लिए क्या करके गए, राष्ट्र के लिए हमने क्या किया, समाज के लिए हमने क्या किया, इस देश के लिए क्या किया, मध्य प्रदेश के लिए क्या किया। ये जीवन का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वन लाइफ वन मिशन। भगवान ने एक जीवन दिया है, इस एक जीवन के साथ हमारा एक ध्येय जुड़ा होना चाहिए। आज लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना करके अंग्रेजों को खदेड़ दिया देश से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री बनकर 566 रियासतों को एक करा और भारत को एक राष्ट्र बना दिया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, वी आर नेशन इन द मेकिंग। भारत एक राष्ट्र बनने जा रहा है, लेकिन भारत तो भैया पहले से एक राष्ट्र था। पूरी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया। तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बन सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे बन सकते हैं। आप ये मत सोचो कि गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा होंगे, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता और उड़ीसा के अंदर पैदा होंगे। अरे ऐसा नहीं भाइयों, आज मध्य प्रदेश के अंदर भी इस धरती से, इस मिट्टी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र जैसे लोग पैदा हो सकते हैं कि कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ। एक देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवाल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। जो दल लिए खड़ा था बम बनाती टोलियां, जो जाता रहा है पहली मांग रोलियां, जो वतन की लाज को उभारता रहा और मातृभूमि के मानचित्र को उभारता रहा, जो नकारता रहा है देश के संविधान को, थूकने की चीज मानता था देश के विधान को, उसके सर पे ताज धरकर हो रही है आरती। रो रहा है देश प्रेम, रो रही मां भारती, जो हमारी रोटी मातृभूमि को सकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए और मध्य प्रदेश से सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे भारत का पूरा उदाहरण करेंगे। इसलिए भाइयों, हमारा भारत आज ऐसा देश है दुनिया के अंदर जहां 15वां नंबर आता था, आज भारत का 5वां नंबर आ रहा है दुनिया के अंदर। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। विदेश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लोग उन्हें गले लगा रहे हैं, लोग उनके पीछे पीछे जा रहा है। चाहे वो ट्रंप की बात कर लो, चाहे बाइडेन की बात कर लो, चाहे पुतिन की बात कर लो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, सभी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसके पीछे चलते हैं?
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे चलते हैं देश का नाम रोशन किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने। और आने वाले समय में हमारा भारत 5वें स्थान पे नहीं अब 3रे स्थान पे आने वाला है और वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा और भारत 1 नंबर पर आएगा, क्योंकि देश का ऐसा प्रधानमंत्री भारत के अंदर मोदी जी जैसे लोग मिले हैं जिनका लक्ष्य है और जिन्होंने कह दिया दुनिया से ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा। आज 9 साल के अंदर मोदी जी पर 1 भी रुपए का भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाया। जिन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया, जिनको कोई लोभ नहीं कोई लालच नहीं, समर्पित कर दिया अपने आप को, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हो देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। भारत माता के चरणों में जिस व्यक्ति ने अपने आप को समर्पित कर दिया उसके सामने पैसा जमीन संपत्ति ये कुछ उसके सामने आगे नहीं लगती। ऐसे नरेंद्र मोदी जी देश का नाम देश का मान सम्मान बढ़ा है, जिन्होंने बालाकोट के अंदर स्ट्राइक करी, जिन्होंने पाकिस्तान को छक्के छुड़ा दिए, जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर जो घुस गए, जो आतंकवादी हमारे भारत में बम विस्फोट करते थे आज हमारे भारत में बम विस्फोट नहीं होते। हमारे भारत में पहले आतंकवादियों को छोड़ा जाता था, आज आतंकवादियों को हम एनकाउंटर करके मार देते, उनको छोड़ते नहीं है। आज धारा 370 का भी हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि धारा 370 कब हटेगी। हम नारा लगाते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। एक देश में 2 प्रधान 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, जिसको लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गए। उस कश्मीर के अंदर धारा 370 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। ये कितना बड़ा अच्छा दिन हमारे भारत के लिए भाइयों। जो आतंकवादी कश्मीर की केसर की क्यारियों में बम बोया करते थे, आज उस कश्मीर की क्यारी से बम की खेती हटा दी और आज देखो कश्मीर के अंदर भी 15 अगस्त में तिरंगा यात्रा निकली। जहां पर लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, आज कश्मीर की गली गली में चप्पे चप्पे पे तिरंगा फहरा रहा है और 200 तिरंगा यात्रा कश्मीर के अंदर वहां के लोगों ने निकाली, वहां के मुसलमानों ने निकाली। जो मुसलमान तिरंगा नहीं फहराते थे आज वो तिरंगा फहरा रहा है। ये किसकी ताकत है? देश के प्रधानमंत्री की ताकत है, मोदी जी की ताकत है, जिन्होंने आज कितना बड़ा स्वरूप खड़ा कर दिया। आज मन की बात 100 घंटे 100 वक्ता 100 संकल्प के साथ भोपाल के रविंद्र भवन में चल रही है। 5 दिन तक ये बात चलने वाली है। कुछ ना कुछ तो ताकत है मोदी जी के अंदर, जो आज मन की बात पूरा देश पूरी दुनिया पूरा भारत और विदेशों के लोग भी नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को सुन रहा है। इसलिए भाइयों हम सब लोग सब शक्तिशाली बने। मोदी जी हमारे देश को शक्तिशाली बनाना चाह रहा है। हमारा देश शक्तिशाली होगा तो किसी की हिम्मत नहीं है हमारे देश को कुछ करने की। हमको बना दिया देश सोने की चिड़िया। अरे भाइयों ये देश सोने की चिड़िया नहीं था, ये देश सोने का शेर था। शेर और कौन सा शेर था? बब्बर शेर था। सोने की चिड़िया को कोई 5 पंजा मार के खत्म कर देगा। ये हमारा देश सोने का शेर था, सोने का शेर है, वो सोने का शेर रहेगा, क्योंकि शेर जैसे लोग इस भारत के अंदर आज भी विद्यमान है। इसलिए हम देखते हैं, आपने देखा होगा कभी हाथी की बलि चढ़ते देखी आपने? कोई हाथी की बलि नहीं चढ़ा सकता। कोई शेर की बलि चढ़ाता कि शेर को पकड़ के गर्दन काटती? किसी में दम नहीं है। ना शेर की बलि चढ़ती है, ना घोड़े की बलि चढ़ती है, ना हाथी की बलि चढ़ती है। बलि चढ़ती बकरे की और मुर्गे की। अश्वनेवा गजनेवा व्याघ्रम नैव चलेव अजा पुत्रम बलि ददा देवो दुर्बल घातका। तो बलि किसकी चढ़ती? बलि कमजोर प्राणी की चढ़ती है। तो हम कमजोर होंगे तो कोई भी हमारी बलि चढ़ा देगा। इसलिए हम ताकतवर बने। हम भारत के वीर सपूत हैं, भारत के युवा हैं, भारत के विद्यार्थी हैं। हम जितने ताकतवर और शक्तिशाली बनेंगे किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे ऊपर आंख उठाने की। ये हमारा भारत शक्तिशाली बनना चाहिए। शक्तिशाली कब बनेगा? आप जैसे विद्यार्थी भारत को शक्तिशाली बनाएंगे। हर क्षेत्र में हमको जाना है। हम विद्यार्थी हम इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कुछ आईएएस बनेंगे, कुछ आईपीएस बनेंगे, कुछ सेना में जाएंगे, कुछ पुलिस में जाएंगे, कुछ अच्छे किसान बनेंगे, कुछ अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे, कुछ अच्छे उद्योगपति बनेंगे। हर व्यक्ति की जरूरत है देश को। इस देश को किसान की भी जरूरत है, जवान की भी जरूरत है और विज्ञान के साथ वैज्ञानिक की भी जरूरत है। इस देश को कलेक्टर की भी जरूरत है, एसपी की भी जरूरत है,
प्राध्यापक की भी जरूरत है, शिक्षक की भी जरूरत है। कोई चाणक्य ने कहा था, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। यदि मेरे ज्ञान में सामर्थ्य होगा तो अपने पोषण करने वाले सम्राटों का स्वयं निर्माण कर लूंगा। ये शिक्षक की ताकत होती है। ये शिक्षक जिसने आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार था, वो शिक्षक जिसने समर्थ रामदास बनकर शिवाजी महाराज को तैयार किया, वो शिक्षक रामकृष्ण परमहंस हुए जिन्होंने विवेकानंद जी को तैयार करा, जिन विवेकानंद जी ने पूरे विश्व के अंदर विवेक का दान बांटा। ऐसे लोग आज हमारे भारत में हैं और हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। इस ताकत और इस शक्ति के साथ हम लोगों को विचार करना है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हम देश के लिए जिए, देश के लिए जीने वाले लोग श्रेष्ठ हैं। लोग देश के लिए कितने मर जाएंगे, अरे देश के लिए मरने के पहले देश के लिए जीना पड़ेगा। जो भाइयों देश के लिए जी सकता है वही व्यक्ति देश के लिए मर भी सकता है। इसलिए देश के लिए जीने वाले लोग चाहिए, तिल जीवन जीकर अपनी चमड़ी और दमड़ी को गलाने वाले लोग चाहिए, जो देश और राष्ट्र का भला कर सके। देश और राष्ट्र का भला करने वाले आप जैसे विद्यार्थी ये लक्ष्य लेकर चले कि हमारे भारत माता को, हमारे देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना है। और परम वैभव के शिखर पर कब पहुंचेगा? जब भारत का एक एक बच्चा, एक एक विद्यार्थी ये संकल्प लेगा और संकल्प लेकर भारत भूमि के लिए अग्रसर होगा, काम करेगा, देश के बारे में विचार करेगा। हिम्मत कभी नहीं हारना। कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, भाई साहब क्या होगा, हम क्या कर लेंगे। अरे आज नहीं तो कल निकलेगा, हर समस्या का हल निकलेगा। करो भरोसा अपने बल पर, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। हम मरुस्थल से जल निकालने वाले लोग हैं, पत्थर को खोदकर पानी निकालने वाले लोग हैं, रेगिस्तान को खोदकर नदियां बहाने वाली है भारत की जाति है। हम शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, इन सबके वंशज हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, कमलावती बाई, ये हमारी रानियां हुई है जिनने जोहर किया है। रानी पद्मावती हो, रानी अहिल्याबाई होलकर हो, रानी चेन्नम्मा हो, दुर्गावती अवंतीबाई हो, रानी कमलापति हो, ये देश के लिए मरने वाले लोग थे। इन्होंने अपना जीवन दिया है तभी हमारा देश बचा है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मदन लाल ढींगरा जी गोलियां नहीं चलाते, मंगल पांडे गोली नहीं चलाते तो हमारा देश नहीं बचता। हमको गाना तो सिखा दिया, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और सागरपति के संत तूने कर दिया कमाल। अरे गांधी जी ने कमाल तो किया, लेकिन भाइयों देश को आजादी गोलियां भी चलाई जब जाके देश आजाद हुआ है। भगत सिंह यदि असेंबली में बम नहीं फेंकते तो अंग्रेज हमारे देश से जाते क्या? उधम सिंह जाकर जनरल डायर को नहीं मारते, कर्जन वायली का बंद नहीं करते, मदन लाल ढींगरा तो हमारे देश को आजादी मिल जाती क्या? चंद्रशेखर आजाद एलिफेंट पार्क में गोलियां नहीं चलाती, इलाहाबाद प्रयागराज में तो हमारे देश को आजादी मिल जाती क्या? मंगल पांडे जिसने विरोध किया सुअर और गाय की चर्बी लगे कारतूस का, तो हमारे देश को आजादी मिल जाती क्या? खुदीराम बोस 16 साल की उम्र जिसे किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका तो हमारे देश को क्या आजादी मिल जाती? बम नहीं फेंकते तो इनने बम फेंके, इनने गोलियां चलाई, जब जाके अंग्रेज इस देश को छोड़कर भागे। शिवाजी महाराज ने मुगलों को सर्वनाश किया, जब जाके हमारा देश आगे बढ़ा। महाराणा प्रताप ने सलीम से लड़ाई लड़ी, अकबर से लड़ाई लड़ी, तब जाके हमारा देश आगे बढ़ा है। हमारे देश में हुड़ा, शका, कुषाण, यवन आए, ग्रीक आए, चंगेज आए, मंगोल आए, हलाकू आए, डच आए, फ्रेंच आए, पुर्तगाली आए, लेकिन हमारे देश को मिटा नहीं पाए। ईरान, मिस्र, सब मिट गए यहाँ से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ईरान, रोम, मिस्र सब मिट गए, लेकिन हमारे देश को लोग मिटा नहीं पाए, क्योंकि ईश्वर का देश है, भगवान का देश है। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा करी थी और उन्होंने अपना 5 जन्य शंख बजाया था कुरुक्षेत्र महाभारत के अंदर। हरियाणा आज जो है कुरुक्षेत्र जो हरियाणा के अंदर स्थित है, वहां पर शंख फूंक दिया था और भगवान ने कहा था यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे की बात करके भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का सर्वनाश किया पांडवों के द्वारा। भाइयों इस दुनिया के अंदर जब जब धर्म की ग्लानि होगी, भगवान का अवतरण होगा, ईश्वर इस देश पर अवतरित होंगे और देश को बचाने वाले भगवान है और उस भगवान की सब संतान है। इसलिए भाइयों हम सब आगे बढ़े,
देश के बारे में विचार करें, क्योंकि आज हमारा सबसे बड़ा शत्रु पाकिस्तान नहीं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु बांग्लादेश नहीं है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु चीन है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु अमेरिका है। जिस चीन ने हमारे कैलाश मानसरोवर को कब्जा कर लिया तिब्बत में, हमारे शंकर भगवान की हम पूजा करने नहीं जाते, वहां वीजा पासपोर्ट लेना पड़ता है हमको। अरे पाकिस्तान को तो हमने 65 में मारा, 47 में मारा, 48 में मारा, 71 में मारा, 99 में मारा, अटल जी की सरकार ने ऑपरेशन विजय हमने किया। लेकिन आज चीन जो हमारी भूमि पर 72,000 वर्ग मील भूमि 1962 के युद्ध में चीन ने हमसे छीन ली, और चीन से निपटने की तैयारी है। अरे समय आएगा, भारत मां पुकारेगी, सेना पुकारेगी, तो अपना खून बहाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। भारत का व्यक्ति अपना खून नहीं बहाएगा, चीन और पाकिस्तान का भी खून बहाने के लिए हम तैयार हैं कि खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो। खून खराबे के भय से अब तक का इतिहास रचा, तब से लेकर आज तक है कितना हिंदू मरा कटा। कश्मीर के पुनः विभाजन की देखो तैयारी है, बहुत खुशामद कर ली, किंतु खून खराबा नहीं मिटा। खून खराबे के वजह से हमने ध्वजा तिरंगा अपनाया, वंदे मातरम गीत छोड़कर जनगण गण अधिनायक गाया, बना रहे सौहार्द मन में मां के अंग कर डाले, हिस्सा बांट लिया उनने फिर भी चैन नहीं आया। वो बातों से नहीं माने हैं, उनको लातों से समझाने दो, और खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो। एक सैनिक विद्यार्थी अपना खून बहाने के लिए तैयार है, अब वो अपनी गर्दन कटाएंगे नहीं। इन पाकिस्तानियों की और चीनियों की गर्दन काटने के लिए हम सब लोगों को मिलकर तैयार रहना पड़ेगा। भाइयों, हमारी दुश्मनी इन पाकिस्तानियों चीनियों से है, हमारी दुश्मनी पूरे लोगों से नहीं है, दुनिया से नहीं है। जो हमारा दुश्मन है हम उसको ठिकाने लगाना भी जानते हैं। हमारा संगठन, हमारे भारत के लोग सबको साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारा कभी मुसलमानों से कोई विवाद नहीं, ईसाइयों से कोई विवाद नहीं, सब भाई भाई। हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई वेर नहीं, 10 के 10 है गुरु पूजनीय, अपने तो है कोई गैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारे में अरदास चले, गिरजाघर में हो बाइबल पाठ, मस्जिद में पाक नमाज चले। इससे ना हमको इतना, जिससे ना कोई गम होगा, लेकिन गद्दारों के भारत में जो भी कुछ होगा कम होगा। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जिसे देश से प्यार नहीं, उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो अधिकार किसको है? जो देशभक्त है, जो राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र की बात करता है, जो देश की बात करता है, वही इस देश के लिए आगे बढ़ेगा। इसलिए भाइयों, आज हम अकेले नहीं है, आज हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ हैं। कभी थे अकेले, हुए आज इतने नहीं, तब डरे तो भला क्या डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टानी हम जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ना है कभी न रुकेगा, न सूरज के सम्मुख कभी अंधेरा टिकेगा। निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, कि सर पे हमारे बरस करता, गगन में रह रहा था पूज्य भगवा हमारा, और गगन में रह रहा था पूज्य तिरंगा हमारा। तिरंगे की आन के लिए, वान के लिए, शान के लिए अपना जीवन भी समर्पित करना पड़ेगा, अपना बलिदान भी देना पड़ेगा। तो हम बलिदान देने के लिए तैयार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी तैयार हो जाइए। भारत मां आपको पुकार रही है। वन लाइफ वन मिशन, मोदी जी ने अपना जीवन इस देश के लिए दे दिया, समर्पित कर दिया। कई लोगों ने अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित किया है, तभी देश खड़े होते हैं। लोग बलिदान देते हैं, जीवन देते हैं, जब जाके देश हमारा आगे बढ़ता है। तो हम सभी विद्यार्थी, सभी छात्रावास के भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब देश के लिए विचार करें। इस देश के लिए एक जीवन, एक देह और एक ध्येय हमारा होना चाहिए। मैंने बात कही कि वन लाइफ वन मिशन को लेकर काम चलेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, शुद्ध हृदय की प्याली में निष्कर्म भाव का दीप जलाकर कोटि कोटि चरण बन रहे, तिल तिल जीवन गला गलाकर, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पगेगी गति न रुकेगी। और आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हमने आज एक मध्य रात्रि के बीच में मोदी सी भाषण और सभी श्रोताओं का
एक बहुत ही अच्छा, तो सामने से एक वक्ता को साथ मिलना चाहिए, वो अवश्य ही मिला। इसलिए मैं आप सभी पधारे हुए श्रोतागणों का और उनके साथ सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि भाई साहब का यह मन की बात का पेन देकर भाई साहब का आभार प्रकट करें। सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जैसे हम जानते हैं 100 घंटे 100 वक्ता और 100 संकल्प, तो हमारे संकल्पों की बारी है। आज का हमारा 18वां संकल्प माननीय हमारे वक्ता महोदय श्री जगत जी से निवेदन करूंगा कि आप आए तो सभी को संकल्प दिलाने के लिए सभी लोग संकल्प लेंगे, हाथ सीधा कर लेंगे, सब बोलेंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं भारतीय योग विज्ञान को अपने जीवन की अनिवार्य आदत के रूप में अपनाते हुए स्वस्थ शरीर, स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत के निर्माण में सहयोग करूंगा। भारत माता की जय। साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच की जो ऊपर नीचे जो गेट है, आप इससे पंक्तिबद्ध तरीके से बाहर जो हमारी प्रदर्शनी लगी इसका अवलोकन करते हुए आप बाहर आ सकते हैं।